दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना पे और प्रस्तावना से जुड़े हुए सभी चीज़ों को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम बहुत ही डीपली जानकारी देने का प्रयास करेंगे आखिर प्रस्तावना क्या है, उसके क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या चुनौती है। हम सब चीज़ को जो है बहुत बारीकी से देखेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आप 70 बीपीएससी में फाइनल करना चाहते हैं कि 70 में मेरा फाइनल हो, 180 पीडीएफ आप रख लीजिए। एक साल में आपका 70 में फाइनल होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में 70 में फाइनल होगा। आप इसी को बार बार पढ़िए, 10 बार 20 बार पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि हमने राजनीतिक दर्शन का जो है चर्चा की है। आखिर राजनीतिक दर्शन क्या होता है? तो भारत का संविधान या राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक तत्व क्या है? तो भारत के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक तत्व का आशय है उन आदर्श और लक्ष्य से जिससे संविधान अभिप्रेरित हुआ है, यानी संविधान बनाया गया है। क्योंकि संविधान बनाने के पीछे कोई लक्ष्य आदर्श तो रहा होगा। दार्शनिक तत्व का अर्थ ही है कि उन आदर्श से जिससे संविधान प्रेरित होकर जिससे संविधान बनाया गया है या संविधान अभिप्रेरित हुआ है। समझ रहे हैं? संविधान अभिप्रेरित हुआ एक दर्शन है और इसी दर्शन को केंद्र में रख के संविधान बनाया गया है। और क्या क्या दर्शन है? और यह एक ऐसा दर्शन जिससे देश की शासन प्रणाली संविधान जो है आधारित है। अगर आप देखेंगे राजनीतिक दर्शन, तो भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन देखेंगे तो भारतीय संविधान के क्या क्या पॉलिटिकल जो है फिलोसफी है, दर्शन है। तो प्रस्तावना में जो न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, प्रतिनिधित्वता है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, संप्रभुता है। ये जो है भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक तत्व है। मौलिक अधिकार में विधि का शासन है, स्वतंत्रता है, समानता है। ये सब जो है मौलिक अधिकार के सारे आयाम जो है दार्शनिक तत्व है भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का। नीति निर्देशक तत्व में जो है नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक भारत में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, विवेचना की गई है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है? यह भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करता है। सामाजिक आर्थिक न्याय। तो नीति निर्देशक तत्व के जो भी सिद्धांत है अनुच्छेद 36 से 51, वे भी भारत के संविधान की दार्शनिक तत्व है या राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक तत्व है। तो आप देख लेंगे कि राजनीतिक दर्शन क्या है भारतीय संविधान का। संविधान या राजनीतिक व्यवस्था का दार्शनिक तत्व समझ गए कि दार्शनिक तत्व जो है एक आदर्श होता है, एक लक्ष्य होता है जिसके आधार पे जिससे प्रेरणा लेकर संविधान बनाया गया है। और ये ऐसे तत्व है जिससे संविधान और देश की शासन प्रणाली आधारित है। जिसपे क्योंकि अगर देखेंगे तो भारत की सरकार के जो उद्देश्य है या आप भी जब ऑफिसर बनेंगे तो आपका भी इसी दायरे में आपको काम करना है, इसी को लागू करने के, इसी दर्शन के दायरे में ही आपको काम करना है। तो दार्शनिक तत्व है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व की चर्चा करें। तो जब दार्शनिक तत्व की चर्चा आ जाएगा तो उस स्थिति में आपको प्रस्तावना, मूलाधिकार, निर्देशक इस सब की संक्षिप्त चर्चा करनी होगी, सबकी चर्चा करनी होगी। तो ये बता दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम प्रस्तावना आएंगे। प्रस्तावना क्या है इसके बारे में
जानना है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, अगर आप देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उसका सार तत्व है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, उसका सार तत्व है। यानी प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान की झलक जो है की प्रतिबिंब प्राप्त होती है, पूरी संविधान की प्रतिबिंब प्राप्त होती है। बेरोबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट जो है कहा था कि इस प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, उसका सार तत्व है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बेरोबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी बताया है। इसकी भूमिका लिख देना है। अब नीचे आइए, विकास। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना कैसे आया है यह देखना है। तो 22 जो है, जैसा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को पारित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और अखंडता और केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को उसके बाद प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है माना है। तो 3 डेवलपमेंट हम देखेंगे प्रस्तावना के। केशवानंद के बाद जो है प्रस्तावना का महत्व जो है बढ़ गया है, क्योंकि पहले क्या था कि संविधान को भाग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को भी संविधान का भाग माना गया है। समझ रहे हैं? तो ये डेवलपमेंट है। अब प्रश्न है कि प्रस्तावना का क्या महत्व है और उसके क्या क्रियान्वयन है, और प्रस्तावना की क्या लक्षण है, उसकी विशेषता है। तो लक्षण और विशेषता या प्रस्तावना पर चर्चा करें, अगर ये आ जाएगा तो इसी चीज की चर्चा कीजिएगा। आप सबको प्रस्तावना याद करके रखना है। पीडीएफ में पूरी प्रस्तावना लिखा गया है, आपको याद करना है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो इससे प्रस्तावना लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। इसलिए सबको प्रस्तावना याद करना है। अब प्रस्तावना के एक एक शब्द को तोड़ेंगे और उसके क्रियान्वयन बताएंगे और संविधान में कहाँ किसका प्रावधान है हम उसको बताएंगे। सबसे पहले हम भारत के लोग, आखिर इसका क्या अर्थ है? प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभु संपन्न होती है ना। तो हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। और यही नहीं, भारत में राजनीतिक शक्ति किस में निहित की गई है? जनता में निहित की गई है। यानी हम भारत के लोग हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है और भारत की राजनीतिक शक्ति जनता में निहित की गई है। यानी यहां शक्ति का स्रोत, शक्ति किस में निहित की गई है? जनता में। समझ रहे हैं? और हम भारत के लोग का ये भी अर्थ है कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था वो भारतीय जनता की ओर से बनाया, उसको अधिकृत किया। यानी हम भारत के लोग का अर्थ आप समझ गए क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है और शासन करने की शक्ति जनता में निहित की गई है। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है वह जनता की ओर से बनाया गया है और स्वीकृत किया गया है। अब प्रश्न है कि इसका क्या असर होगा? तो अगर मान लीजिए हम भारत के लोग नहीं रहता तो क्या पता चलता कि जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसी में शक्ति है? नहीं, शक्ति उसमें अस्थाई है। शक्ति तो जनता में निहित की गई है। और हर चुनाव के माध्यम से जनता क्या करता है कि अपनी शक्ति किसको सौंपता है? अपने प्रतिनिधि को। यह प्रतिनिधि प्रधानमंत्री की चुनाव करता है, यानी सांसद जनता के प्रतिनिधि है और जनता के जो प्रतिनिधि संसद सदस्य है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य
इसका विधानसभा का सदस्य एमएलए कौन चुनता है? जनता चुनता है, और वह फिर मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। हर 5 वर्ष पर जनता अपनी शक्ति अपने प्रतिनिधि को देता है। संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 324 से 329 के तहत जो है क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन है। यह निर्वाचन आयोग लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव का संपन्न करती है, राष्ट्रपति चुनाव कराती है। अनुच्छेद 326 के तहत आपको वयस्क मताधिकार दिया गया है। 326 के तहत जैसे ही 18 वर्ष ऊपर हो जाएंगे आपको मत देने का अधिकार मिल जाएगा और अपनी सत्ता को सौंपिए। अपनी शक्ति जो है, राजनीतिक शक्ति, यानी संविधान जो आपको शक्ति दिया है वह शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधि को अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 324 से 29 के तहत चुनाव के माध्यम से आप सौंप देते हैं। हम भारत के लोग समझ गए होंगे। अब आइए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है। यहाँ प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक और भारत जो है, पूरे भारत की बात बता रहे हैं। भारत सरकार आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है कोई बाहरी और आंतरिक दबाव नहीं है। इसका अगर विधि की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से देखिएगा तो भारत को संपूर्ण भारत के लिए या उसके किसी एक क्षेत्र के लिए भी कानून बनाने का अधिकार है। उस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 245 कहता है कि भारत को संपूर्ण संघ सरकार को संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार है। समझ रहे हैं? 248 अवशिष्ट शक्ति जो संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची में नहीं है, उस पर भी कानून बनाने का अधिकार है। और विशेष परिस्थिति में संघ सरकार को, भारत सरकार को राष्ट्र सूची में भी कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ संप्रभुता का अर्थ है यही हुआ कि भारत जो कानून बनाएगा उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन फिर हम इसको आगे संघीय सरकार में जब आएंगे तो फिर इस पर हम एक चर्चा करेंगे। तो संप्रभुता का अर्थ समझ गए होंगे, यानी आप ही को ले लीजिए, आप पर कोई आप में शक्ति दे दिया गया है और आपकी शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, तो आप संप्रभु हो जाएंगे। संप्रभु हो जाएंगे। घर के गार्जियन क्या है? घर के गार्जियन सारे प्रकार के निर्णय लेता है घर के बारे में। बाहर क्या सामान खरीदना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे शादी करना है, क्या करना है, सारा निर्णय लेता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं। तो संप्रभु हो जाएगा, संप्रभु हो जाएगा। समझ रहे हैं? किसी बाहरी संस्था का, बाहरी आदमी का दबाव नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस अर्थ में आपको समझना है। अब हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत लोकतांत्रिक पद में पढ़ाएंगे, गणराज्य आगे बताएंगे। भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है प्रस्तावना के माध्यम से। भारत क्या है? एक पंथनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी देश है, प्रस्तावना में घोषित किया गया है। यहाँ लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक का अर्थ है, लोकतंत्र का है कि यहाँ शासन करने की शक्ति जनता में निहित की गई है, जनता में है। जनता का जनता के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा है ना लोकतंत्र की, तो शक्ति जनता में निहित की गई है। समझ रहे हैं? हम भारत के लोग के माध्यम से देख रहे हैं। साथ ही साथ यानी लोकतंत्र, भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है, यानी लोकतंत्र का अर्थ है शासन करने की शक्ति जनता में निहित होगा। शासन बहुमत के आधार पर चलाया जाएगा। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर शासन चलाया जाता है। साथ ही साथ कोई भी शासन जनता वैसा विधि का निर्माण नहीं करेगी जो जनता के विरुद्ध हो। उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिसमें जनता की सहमति हो। अभी हाल में 3 कृषि कानून लागू किया गया था। सीएए 2019 में पारित हुआ, आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? जनता विरोध कर रहा है, इसलिए लागू नहीं किया गया है। 3 कृषि कानूनों को क्यों विरोध निरस्त करना पड़ा? जनता विरोध कर रही थी। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि उन्हीं कानूनों, नीतियों को लागू किया जाता है जिसमें जनता की सहमति होती है, जनता की।
साथ ही साथ स्त्री पुरुष की बराबरी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, ये सब रहता है। अब लोकतांत्रिक राज्य के लिए क्या है? अनुच्छेद 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को संघ बनाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रेस की आजादी है। 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला पुरुष के लिए बराबरी है। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, मूल जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। कानून के समक्ष समानता है, सब कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, अनुच्छेद 14 में है ना। साथ ही साथ अनुच्छेद 324, 329 में निर्वाचन आयोग का गठन है, निर्वाचन आयोग का गठन है। वैश्य मताधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 326 में, है कि नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 24 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में आम जनता भाग ले सकता है। विधानसभा के चुनाव में अनुच्छेद 173 के तहत भाग ले सकता है। तो लोकतांत्रिक सरकार है और इसके उपबद्ध आपको जो बोले संविधान में है। अब समता, देखिए समता जो है, भारतीय प्रस्तावना में समता शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ समता का अर्थ है कि भारत के नागरिकों को अपने समुचित विकास करने के लिए समान अवसर की प्रतिभूति दी गई है। यानी उसके भारत के नागरिकों में धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक, सरकारी नियुक्ति में या चुनाव लड़ने में बिल्कुल समानता दी जाएगी। अवसर, कोई भी आदमी सरकारी नौकरी कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, सरकार में जा सकता है। क्यों? अवसर के अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समता है, दिया गया है ना। 15 भेदभाव का निषेध किया गया है। 17 जो है अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। महिला पुरुष के लिए बराबर, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। देख रहे हैं अनुच्छेद 39 के तहत। तो यहाँ अवसर की समता दी गई है। संवैधानिक प्रावधान भी आपको बताते चल रहे हैं, पीडीएफ पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। गणराज्य, यहाँ गणराज्य का अर्थ है, गणराज्य का अर्थ होता है कि जो शीर्ष पद होता है देश का, यानी राष्ट्रपति जो होता है वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। गणराज्य, जो कि भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, यानी भारत का जो शीर्ष पद होगा वह निर्वाचित होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 354 के तहत होता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किया जाता है ना। तो भारत में जो है, जो शीर्ष पद होंगे वह निर्वाचित होंगे। तो गणराज्य का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है ना। शासन का ध्येय, प्रस्तावना शासन के ध्येय बताता है। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शासन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से शासन के उद्देश्य पता चलता है। भारत में शासन का उद्देश्य क्या है? कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। शासन के 4 उद्देश्य है: स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व। चूंकि संविधान निर्माता जानते थे केवल स्वतंत्रता, देश स्वतंत्र होने से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों को भूख से, भय से, आतंक से, आवास की समस्या से, यातनाएं से, क्रूरता से, दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक स्वाधीनता कोई मतलब नहीं है। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जो है भारतीय संविधान की नींव रखी गई है। यहां स्वतंत्रता का अर्थ है, 2 प्रकार के, प्रस्तावना में 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। याद रखिएगा, यह नागरिक स्वतंत्रता माने आपको बोलने की आजादी दी गई है, प्रेस की आजादी दी गई है, सोशल मीडिया चलाने की आजादी दे रहे हैं, दिया गया है। एकांत में रहने का आजादी आपको दिया गया है। किसी से बात करने की नहीं आजादी दी गई है। चाहते हैं तो किसी से बात कीजिए, नहीं कीजिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बात कीजिए, नहीं कीजिए, वो आप पर निर्भर करता है।
संघ बनाने का, समूह बनाने का, 5 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अपना गुट बनाने का आपको अधिकार दिया गया है, आपको मत देने का अधिकार दिया गया है। ये नागरिक स्वतंत्रता है। और राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या है? चुनाव लड़ने, मतदान करने, सरकारी पद प्राप्त करने, राजनीति की चर्चा करने, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है स्वतंत्रता में। तो नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। राजनीतिक स्वतंत्रता 324 अनुच्छेद 382 में अधिकार दिया गया है ना। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव में आप भाग ले सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। यह स्थिति है। भारतीय संविधान में अब न्याय की बात की गई है। जहां स्वतंत्रता होगा, समता होगा, वहां न्याय होना अनिवार्य है। न्याय, अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और सामाजिक न्याय का अर्थ है एक ऐसा समाज जिसमें एक समतामूलक समाज की बात। सामाजिक न्याय का अर्थ ही है कि एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी प्रकार का अन्याय, भेदभाव का निषेध होगा। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समाज के जो कमजोर तबके हैं उसके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान होता है, विशेष व्यवस्था की जाती है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, खास सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है। सामाजिक न्याय में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी भेदभाव मूलक समाज, और जो समाज के जो कमजोर तबके हैं के लोग हैं उनके उत्थान की व्यवस्था रहती है सामाजिक न्याय में। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक के प्रावधान को देखेंगे। खास करके अनुच्छेद 46 भेद तो सरकार को अनुसूचित जाति, जनजाति, दुर्बल लोगों के हितों के लिए विशेष प्रावधान की विशेष प्रयास कदम उठाने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 46। साथ ही साथ अनुच्छेद 17 क्या है? छुआछूत को अंत घोषित कर दिया गया है। समाज में कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 18 उपाधि पर अंत कर दिया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। साथ ही साथ 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, देख रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए। महिला और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो, यानी संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो जिसका सभी को लाभ मिले, न्यायोचित वितरण हो। आर्थिक न्याय में क्या होता है कि जो संसाधन है उसका न्यायोचित वितरण होनी चाहिए। और इस न्यायोचित वितरण के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 38 ख में क्या प्रावधान किया गया है? आय असमानता को कम करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद आय असमानता को कम करने की बात जो है कही गई है। इसके अलावा आप देखेंगे 38(2) में और 39 ख ग में संसाधनों को न्यायोचित वितरण की बात कही गई है। 38(2) आय असमानता और 39 ख और ग संसाधनों के न्यायोचित वितरण करने के लिए राज्य को आदेश दिया गया है। अब राजनीतिक न्याय में वही है, लोगों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार हो, राजनीति में किसी तरह के भेदभाव नहीं हो। तो मतदाता सूची में आप जाएंगे तो आपको जो है बिना धर्म, जाति, लिंग पूछे आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। अनुच्छेद 326 के तहत मत देने का आपको अधिकार दिया गया है। चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है। तो राजनीतिक न्याय भी नागरिक स्वतंत्रता है आपको, वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 में। तो ये सब आपको दिया गया है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय एकता, प्रस्तावना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती पर जोर दिया गया है। अब राष्ट्रीय एकता कैसे होगा? अगर आपको हम सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, तभी तो आप मेरा पक्ष लीजिएगा। अगर हम आपको सम्मान नहीं करेंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तो आप हमको सम्मान कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, आप मेरा पक्ष नहीं लीजिएगा। तो भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में क्या है कि लोग गरिमा की गारंटी, गरिमा, प्रतिष्ठा को स्वीकृति दी गई है, लोग के अधिकारों को स्वीकृति दी गई है। प्रतिष्ठा, गरिमा, अधिकारों का सम्मान किया गया है।
अब माना गया है कि इस माध्यम से नागरिक देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे, और जब देश के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो राष्ट्रीय एकता ऑटोमेटिक मजबूत होगी। यही स्थिति है। अब समाजवादी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी जो है लक्ष्य घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ समाजवादी का अर्थ है लोक कल्याण, यानी समाज के वंचित तबकों के हितों के उत्थान का प्रयास। पंथ निरपेक्षता, भारत को एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है इसी जो है प्रस्तावना के माध्यम से। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, समझ रहे हैं, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, समझ रहे हैं, लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अब भारत के संविधान में देखेंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है सबको। राज्य धर्म के आधार पर अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। कानून के सब समानता है, संविधान में है ना। अनुच्छेद 29-30 अगर किसी समुदाय की विशिष्ट संस्कृति है जिसको बनाए रखने का अधिकार है, तो ये गतिशील है, समझ रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की विशिष्ट लक्षण है और उसको बंद है आपको बता दिया गया है। अब इस पीडीएफ को 5 बार पढ़ना है, आप लोग फाइनल एसडीएम बनेंगे। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो प्रस्तावना का महत्व देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना क्या करता है, शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है। अब शासन कैसा हो, शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप होगा लोकतांत्रिक, प्रस्तावना स्पष्ट करती है। साथ ही साथ प्रस्तावना शासन के सिद्धांत को स्पष्ट करती है, यानी शासन का सिद्धांत क्या होगा, लोक कल्याण होगा, जनता, लोक कल्याण, जनहित, लोकहित का साधना होगा, यानी शासन का सारा प्रयास किस पर होगा, लोक के विकास पर, लोक के कल्याण पे, लोक के उत्थान पे, समझ रहे हैं। प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का काम करता है। संविधान प्रस्तावना क्या करता है कि संविधान के जो क्रियान्वयन होती है, जो विभिन्न अनुच्छेद जो आप बोल रहे हो क्रियान्वयन है संविधान का, बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं क्रियान्वयन है संविधान का, उसको दिशा देता है, और दिशा इससे देता है। और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना सरकार को अपने दायित्व का बोध कराता है। क्या दायित्व है, न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये दायित्व है। और न्याय में 3 प्रकार के न्याय, यही 4 चीज याद रखिएगा, इसी पर तो पूरा संविधान घूम रहा है। प्रस्तावना नागरिकों की गरिमा, प्रतिष्ठा, अधिकारों को स्वीकृति देता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान के निर्वचन में सहायक है। केशवानंद में सुप्रीम कोर्ट कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान के निर्वचन में सहायक है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द है न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, दर्शाता है कि देश के नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सुरक्षित रखी गई है। तो ये प्रस्तावना का महत्व है। अब प्रस्तावना की चुनौती क्या है उसको देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना जो निहित शब्द है समाजवाद और धर्मपंथ निरपेक्षता, इसको लेकर हमेशा विवाद रहता है। विवाद इस बात को लेकर होता है कि जो मूल संविधान निर्माता जिस समय संविधान बनाया उस समय प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। विवाद इसी बात को लेकर है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता संविधान प्रस्तावना से हटाया जाए, क्योंकि उस संविधान बनने के समय मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिका दायर की गई है। 2020 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और एक और लोग हैं जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और एक है सत्य सभरवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग किया था कि प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों को हटाया जाए, मांग किया गया था। उसके बाद जो है 2008 में कलकत्ता के
एनजीओ गुड गवर्नेंस भी जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को हटाने का याचिका दायर किया था। हालांकि संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह 15 नवंबर 1948 को प्रस्तावना में 3 शब्द पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और संघीय शब्द को लेकर भी जो है जोड़ने का मांग किया था। संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह जो है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और संघीय शब्द जोड़ने की प्रस्ताव रखा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसको अस्वीकार कर दिए थे। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि जो संविधान होता है, तर्क दिया गया था कि राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, राज्य किस प्रकार अपनी सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाता है, वह एक परिस्थिति पर निर्भर करता है। मान लीजिए जो है आपके बच्चे हैं और वो आगे कैसा अपना जीवन जिएगा, वह उसका अपना जो है रास्ता है। हम उसको क्यों बांधेंगे, तुमको इसी घर में रहना है, यही बात बोलना है, दूसरे से नहीं मिलना है। हम तो बांध नहीं सकते अपने बच्चों को। मान लीजिए तो समाजवाद एक आर्थिक विचारधारा है, पंथनिरपेक्षता जो है क्या है, एक भाव है। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान रहे थे कि हम जो भावी पीढ़ी है, हम उसको एक निश्चित विचारधारा में नहीं बांध सकते हैं। आप अपने बच्चों की निश्चित विचारधारा में नहीं बांध सकते हैं। उनको तय करना है कि वे कैसा जीवन जीना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं, किस तरीके से सोच विकसित करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए प्रोफेसर के.टी. साहब के मांग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सीधे से खारिज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट भी जो है कई बार जो है सुनवाई हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है, कोलकाता के जो एनजीओ गुड गवर्नेंस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा था कि जो समाजवाद है, यहाँ समाजवाद आर्थिक विचारधारा नहीं है, यहाँ समाजवाद का अर्थ है जन कल्याण, लोगों का कल्याण है, यह माना है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी पंथनिरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचा घोषित किया है। आधारभूत ढांचा, चूंकि पंथनिरपेक्षता संबंधी संविधान में कई प्रावधान है, समाजवाद संबंधी यानी लोक कल्याण संबंधी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पंथनिरपेक्षता अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 14 कानून की समानता, 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये सब प्रस्तावना संबंधी पंथनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान है। हम इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे अगला टॉपिक, दूसरा टॉपिक्स में। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसकी अलग व्याख्या किया है, समझ रहे हैं, लेकिन विवाद अभी भी जारी है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंद ने ही कहा था कि प्रस्तावना जो है शक्ति का स्रोत नहीं है। संविधान में अगर कोई प्रावधान अस्पष्ट है, उसकी व्याख्या इससे किया जा सकता है, लेकिन किसी उपबंध पर शक्ति नहीं डाला जाता है प्रस्तावना के माध्यम से। ये भी एक आलोचना है प्रस्तावना का। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लिख दीजिएगा कि सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। मान लीजिए आपको सब चीज बना दिया और आप शक्ति का स्रोत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, तो आलोचना हो जाएगा ना, यही स्थिति है। अब एक और चीज है, क्या प्रस्तावना, प्रश्न एक है, क्या उद्देश्य प्रस्तावना भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है? तो अगर प्रस्तावना के टर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की घोषणा पत्र ही है। कैसे? देखिए, 4 समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता सारे प्रस्तावना में है, और साथ ही साथ संप्रभुता, समता, न्याय, स्वतंत्रता, इसी के लिए लड़ा गया था। हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको न्याय चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, सारे संविधान में है। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का घोषणा पत्र है। तो ये टॉपिक्स कंप्लीट हुआ।
अब हम मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को बार बार देखिए, हम देखिए आप लोगों की बात से हम सहमत है कि वीडियो में क्लियरिटी नहीं है, अच्छा नहीं दिखता है। धीरे धीरे सब आप वीडियो घुमा कर देखिएगा, सब दिख जाएगा। थोड़ा सा फीस जब कम चलता है, कंप्रोमाइज किया जाता है, समझ रहे हैं। और सब चीज ठीक रहा तो हम डिजिटल बुक लगा लेंगे, है ना। तो पढ़िएगा, कल मौलिक अधिकार चर्चा करेंगे।